लॉकडाउन एक अवसर है, सरसंघ चालक ये कहना क्या संकेत देता है? अथवा साकेत पर कब्जा करने के लिए समतलीकरण के नाम पर बौद्ध स्तूप को नष्ट कर दिया एक मंथन। तो लॉकडाउन एक अवसर है, ऐसा सोशल मीडिया पर मोहन भागवत के साइट पर ये लिखा हुआ मैसेज आ रहा था। लोगों ने उसको देखा, तो आप ध्यान से इसको पढ़ लो। लॉकडाउन एक अवसर है। जिसको अंडरकरंट समझ में नहीं आता उसको इसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आता। जिसको अंडरकरंट मालूम है उनको ही इसका अर्थ समझ में आता है। सत्ता में डायरेक्ट आरएसएस नहीं है। सत्ता में आरएसएस का जो पॉलिटिकल विंग है वो है। उनको मैसेज है कि लॉकडाउन एक अवसर है और सत्ता तुम्हारे नियंत्रण में है, तो इसको अवसर मानो और इस अवसर को अवसर मानकर उस पर अमल करो। तो 14 से 19 तक केंद्र में बीजेपी की पॉलिटिकल, आरएसएस की पॉलिटिकल विंग बीजेपी की सत्ता थी। एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने 5 साल में लागू नहीं किया। 5 साल थे, 5 साल में कुछ भी नहीं किया। एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी के दौरान जब लाई गई थी, सारे देश भर में डिस्कस डिबेट करवाया गया था। ये आपको याद होगा, हमने खुद किया सारे देश भर में। वो घूमता था तो हम भी घूमते थे उसका काउंटर करने के लिए। ये जो पॉलिसी है लॉकडाउन में इसलिए लागू की गई क्योंकि एक अवसर है। आर्टिकल 19 प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, उस पर पाबंदी है। आंदोलन करने की पाबंदी है, लोगों को लोक संग्रह करने की पाबंदी है, लोगों को इकट्ठा होने की पाबंदी है, लोगों को प्रोटेस्ट करने की पाबंदी है। ऐसे समय में एजुकेशन पॉलिसी लाएगी। 27 लेबर कानून जो 1942 से लेकर 46 तक बाबा साहब अम्बेडकर ने लेबर मिनिस्टर थे, लेबर लॉज बनाए। जो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लेबर लॉज बनाए वो सारा ख़त्म कर दिया। ये लोग बहुत चालाकी से सारा काम करते हैं। जैसे हमारे लोगों ने कहा या दूसरे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो बीजेपी वाले संविधान विरोधी है। जब ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी को 19 का प्रधानमंत्री चोरी करके, ईवीएम में चोरी करके जब प्रधानमंत्री बना, तो 19 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का जब सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम हुआ, तो ब्राह्मण लोग कैसा खेल खेलते हैं उसका एक उदाहरण बताता हूँ कि एक ऐसा टेबल बनाया गया और टेबल पर भारत का संविधान रखा गया। अब टीवी पर पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, टेबल बनाया, उसके ऊपर संविधान की कॉपी रखा गया और शपथ विधि करने को जाने के पहले नरेंद्र मोदी वहाँ आया। टीवी पर मैं देख रहा था, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। अभी संविधान नमन करने के लिए नहीं लिखा गया, अमल करने के लिए लिखा गया है, नमन करने के लिए नहीं लिखा गया। ये नरेंद्र मोदी को और ब्राह्मणों को समझ में आता है, मगर वो क्या सोचता है, जो बाबा साहब आम्बेडकर के भक्त लोग हैं, जब मैं उनके सामने नमन करूंगा तो वो मेरे प्रचारक बन जाएंगे। देखा, बाबा साहब ने लिखा हुआ संविधान का नरेंद्र मोदी ने नमन किया, दर्शन किया। हा हा हा, क्या आदमी है, खुश। पता ही नहीं चले ये नमन करने के लिए नहीं लिखा गया, ये अमल करने के लिए लिखा गया। जब अमल करने का मामला आता है तो जस्ट उसके विरोध में कम कर।
पार्लियामेंट बनाया डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए और उसके बाद कानून पास करने के लिए। कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, डिस्कस डिबेट किए बगैर कानून पास कर दिया। अगर डिस्कस डिबेट के लिए अवसर नहीं है तो प्रेसिडेंट के साइन से अध्यादेश निकाल दिया। 6 महीने तक अध्यादेश निकाला जाए डिस्कस डिबेट के बगैर, उसको कानून की मान्यता है संविधान में। अब ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। 90 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू किया, तब से कांग्रेस के एजेंडे में लेबर लॉज में सुधार करने का एजेंडा कांग्रेस के एजेंडे में पड़ा हुआ है। किसानों के लिए भी कानून बनाने का एजेंडा कांग्रेस के एजेंडे में पड़ा हुआ है, रेडी है। मगर उन्होंने, क्योंकि दिन ब दिन कांग्रेस कमजोर हो रही, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अगर ये लागू किया तो कांग्रेस का और बेस खिसक जाएगा। तो जब इसको अमल में लाने का समय आया और बीजेपी ने इसको अमल करने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने पार्लियामेंट से बायकॉट करके उस कानून को पास करने के लिए मदद की पार्लियामेंट में। तो अवसर का मैसेज कांग्रेस को भी था। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले बीजेपी के कुछ लोगों ने, शायद अमित शाह ने, कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाया जाए, तो आरएसएस के मोहन भागवत ने बयान दिया कि हम इससे सहमत नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। क्यों? क्योंकि भागवत को मालूम है बीजेपी अगर हार गई तो कांग्रेस आना चाहिए ना। वामन मेश्राम आ गया तो साला तो बहुत खतरनाक मामला होगा। कांग्रेस आना चाहिए, क्योंकि एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण आना चाहिए। दूसरा ब्राह्मण आएगा तो हमारा ही काम करेगा, चाहे सौम्य तरीके से हो, हमारा ही करेगा काम। नरेंद्र मोदी उग्र तरीके से कर रहा है तो वो सौम्य तरीके से करे। तो ये जो अवसर है ये गुप्त मैसेज है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन एक अवसर है, इसमें कुछ भी कोई बात नहीं, मगर ये गुप्त मैसेज है। जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनके लिए गुप्त मैसेज है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। ऐसा अवसर संसद ओपन होने के बाद, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खुली चर्चा और खुला होने के बाद ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। भी क्या है, करंट है? अभी एक खबर आई है, पल इंडिया गुजरात का, सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिली इमारत और बौद्ध गुफाएं हैं, पुरातत्व विभाग का खुलासा। और मोदी ने आदेश दिया था। हाँ, और मोदी ने आदेश दिया था। मैं दूसरा कह रहा हूँ, ये तो हम क्या कह, ब्राह्मणों का कुछ है ही नहीं। वो जमीन के ऊपर आए तो जमीन के नीचे इनका क्या मिलने वाला है? मैं तो ये कई बार कह चुका हूँ, उनका कोई है ही नहीं। अच्छा, उन लोगों की हड्डियां भी मिलती नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? अरे वो जलाते हैं तो हड्डियां कैसे मिलेगी? वो जमीन के ऊपर जलाते हैं। ब्राह्मण लोग जो जलाते हैं ना, जलाते अग्नि से जलाते क्यों? तो अग्नि को पवित्र मानते हैं। ब्राह्मण जो है वो अग्नि को, वो अग्नि उनकी देवता है। आप वो ब्राह्मणों का शास्त्र पढ़ो ना योगी जी, बराबर है ना। ब्राह्मणों के देवताओं में अग्नि का उल्लेख है। अग्नि देवता, अग्नि देवता है। शादी करते हैं तो वो वेदी में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसको घुमाते हैं। अग्नि को संभालने वाले को अग्निहोत्री बोलते हैं। हाँ, वो अग्निहोत्री ब्राह्मण है। तो अग्नि जो है उसको वो देवता कहते हैं, अग्नि को पवित्र मानते हैं। हाँ, अर्थात हाँ, ये बात सही है योगी जी, बपोती नहीं है मगर कब्जा किया हुआ है, ये समस्या है। हमारी समस्या क्या है? बपोती नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी खाना पकाने के लिए अपने घर में अग्नि पैदा कर सकता है। वो अग्नि केवल खाना पका सकता है, रोटी पका सकता है,
ब्राह्मण जब अग्नि जलाता है तो हमें जलाने का काम करता है, ये खतरा है, ये समस्या है इसमें। हम बहुत ज़्यादा हुआ तो रोटी पका सकते हैं, हम दूसरों को जला नहीं सकते, वो जलाते हैं। तो लेबर कानून हो, किसानों के कानून हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, भारत की जो बहुत बड़ी बड़ी पिछली बार जिस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इस कंपनी के असेट का असेसमेंट किया गया तो 1,13,000 करोड़ रुपए उसका असेसमेंट था, HPCL का, तेल की कंपनी जो है भारत सरकार की, नवरत्न कंपनी में। तो 13,000 करोड़ में बेचने के लिए निकाला था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से रुका हुआ था। अभी खबरें आ रही कि उसको बेच दिया गया। अभी जवाहरलाल नेहरू जो ये उरण के पास में जो पोर्ट ट्रस्ट है वो बेच दिया गया, खबर आया 2 दिन पहले। लगभग बहुत सारी बातें जो है वो ये जो लॉकडाउन एक अवसर है, ये जो लोग खुद RSS के लोग ये अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, तो वो खुल्लम खुल्ला षड्यंत्र की बात नहीं करते, वो गुप्त रूप से उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये लॉकडाउन एक अवसर है, एक गुप्त लैंग्वेज है, गुप्त मैसेज है इसमें। और जिनको ये मैसेज दिया गया उन्होंने उसको रिसीव किया, उस पर उन्होंने काम किया, काम का रिजल्ट हमारे सामने है। और उस वजह से एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा हो गया। और हैरान करने वाली बात यह है भारत में कि किसान का आंदोलन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गया है। और उनको इस बात की हैरानी हो रही है कि इतने ठंडी के काल में इतने 20 लाख लोग सड़कों पर है और कई दिनों से, महीनों से ज़्यादा समय पर है। और भारत को हम कल तक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहते थे, साले वो सुन नहीं रहे है, सुन नहीं रहे। उनको बड़ी हैरानी लगती है यूएन के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, UK के लोगों को, कनाडा के लोगों को, उनको बड़ी हैरानी लगती है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हम कहते थे, अरे मैं कहता था वामन मेश्राम, ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड नहीं, ये लार्जेस्ट नौटंकी इन द वर्ल्ड है। तो किसानों के आंदोलन को कम से कम इस बात के लिए आभार दिया जा सकता है, धन्यवाद, कि उन्होंने इस नौटंकी को नंगा करने का काम किया।